Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on geotechnology on machine foundation. This is unit number 7 and this is my lecture number 9 about this particular subject. So I will start with some theoretical portion and with the help of some slides. So, okay. Now we will start with machine foundation. So in exam it is very important, and sometimes theory and derivation will asked by the examiner in the examination, and mostly theory question will ask in the exams. So what is machine foundation? ठीक है, आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा. इसमें मशीन फाउंडेशन क्या होती है. ये जो मैंने थ्योरी या इंट्रोडक्शन लिखा है, आप इसका कुछ पोर्शन नोट कर सकते हैं. वॉट एवर आई टोल्ड यू. तो फाउंडेशन सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड. ठीक है, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा है. फाउंडेशन आर सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोड, ये भी हमने पढ़ा है. These load may result from various cases such as vibratory motion of machine, movement of vehicle, impulse of hammers, earthquake, wind, waves, nuclear blast, etc. ठीक है. स्टैटिक और डायनेमिक लोड लगने की एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे हैं. The dynamic load transmit to the foundation and their effect on the strata below can be determined using the principle of soil dynamics and theory of vibration. तो हमें कहने का ये मतलब है कि अगर हमारा जो लोड है वो दो टाइप का होता है. स्टैटिक लोड होता है, एक डायनेमिक लोड होता है. स्टैटिक लोड वो होता है जो एक कांस्टेंट एक वेट जो इम्पोज होता है, और डायनामिक जो एक वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू लोड इम्पोज होता है. मशीन फाउंडेशन क्या फाउंडेशन होती है? जो आप किसी भी एपरेटस के लिए एक मशीन फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं. क्यों डिजाइन करना पड़ता है? जिससे कि जो डायनेमिक फोर्सेस हैं या जो लोड है वो प्रॉपर्ली आपका सबग्रेड में ट्रांसफर हो जाए थ्रू दैट फाउंडेशन. ठीक है. सो मशीन फाउंडेशन आर सब्जेक्टेड टू डायनेमिक फोर्सेस कॉज्ड बाय मशीन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से नोट कर दिए. मशीन फाउंडेशन आर सब्जेक्टेड टू डायनेमिक फोर्सेस कॉज्ड बाय द मशीन. आपने कोई वाइब्रेटरी मशीन या आपने कोई भी सिविल इंजीनियरिंग में आप लैब में देखेंगे कि एक मशीन के नीचे हमने फाउंडेशन बनाई हुई है. क्यों बनाई हुई है? कि जब वो मशीन को हम चलाते हैं, जब उसमें वाइब्रेटरी मोशन होता है, तो उससे जो डायनेमिक फोर्सेस इंड्यूस्ड होते हैं वो फाउंडेशन के थ्रू आपके प्रॉपर्ली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. अदरवाइज दैट विल hazard that will adversely affect the surface. Okay, क्योंकि उस समय जो इम्पल्स एनर्जी होती है उसका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. तो इसलिए हमें कोई रोटरी मशीन है या जिससे हम रोटेशन जनरेट होता है, फोर्स, जैसे इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट आप करते हैं, उसमें इम्पैक्ट लोड आप इम्पोज करते हैं तो एक डायनेमिक लोड लगता है. ठीक है. आप वो क्या कहते हैं, डोरी एवरेशन वैल्यू टेस्ट करते हैं, उसमें एक सर्कुलर मोशन, एक रोटरी एक्शन के थ्रू जो लोड होता है वो आपका फाउंडेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है. दीज आर सम एग्जांपल्स. तो मशीन जो होती है, जो फाउंडेशन, मशीन के नीचे जो फाउंडेशन होती है उसको हमें प्रॉपर डिजाइन करना होता है. And we have to do remember the design aspects for design the machine foundation. Machine which produce a periodic unbalanced force. This is an important point, such as reciprocating engine and compressors. ठीक है. The speed of such machines are generally less than 600 rpm rotation per minute. In these machines, the rotary motion of crank is covered into the translatory motion and the unbalanced force varies simultaneously. आपको याद रखना है कि जो जिसमें रोटेशन या वाइब्रेटरी मोशन होता है, ऐसे के लिए हमें मशीन फाउंडेशन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है. ठीक है.
सो मशीन फाउंडेशन में आप दो लोड को कंसीडर करते हैं, एक हैमरिंग जो लोड जिन एक्शन के थ्रू होता है, मीन स्टैटिक लोड जो होता है, और एक डायनेमिक फोर्सेस जो आपके पर्टिकुलर टाइम में लगते हैं। तो ये दो टाइप के हमें जो फोर्सेस है इनको हमें स्टडी करना होता है। इसके बाद आप फॉर एग्जांपल हाई स्पीड मशीन सच एज टरबाइन्स एंड रोटरी कंप्रेशर्स के लिए आप जो मशीन फाउंडेशन को डिजाइन करना पड़ेगा आपको। द स्पीड ऑफ सच मशीन इज वेरी हाई, क्योंकि इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत हाई होती है। सम टाइम इट इज इवन मोर देन 3000 आरपीएम। ठीक है, इसके लिए कुछ तो मशीन फाउंडेशन की आपको क्यों जरूरत है, इससे पूरा जो हमें रीड करके जो पॉइंट्स निकल के आए वो इसलिए आए कि जो भी डायनेमिक और स्टैटिक लोड है, जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं, वो प्रॉपर्ली आपका सबग्रेड या सरफेस के अंदर फाउंडेशन तक, फाउंडेशन के थ्रू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो और उस सरफेस को कोई नुकसान ना पहुंचे। दैट इज व्हाई वी विल डिजाइन फाउंडेशन बिलो द मशीन, एनी टाइप ऑफ मशीन। अब कुछ टर्म्स है जिन्हें हमें ध्यान रखना है। पहला है इसकी टाइप्स हम देखते हैं मशीन फाउंडेशन की। तो इसके 4 टाइप्स हमने देखे हैं, ब्लॉक टाइप, बॉक्स टाइप, वॉल टाइप एंड फ्रेम टाइप। ठीक है, ब्लॉक टाइप, दिस टाइप ऑफ मशीन फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ अ पेडेस्ट्रियल रेस्टिंग ऑन फुटिंग। ठीक है, पेडेस्ट्रियल रेस्टिंग का मतलब होता है कि मेंबर जो वर्टिकल लोड को सीधा आपका ट्रांसफर करता है फाउंडेशन में। ठीक है, वर्टिकल लोड ब्लॉक टाइप फाउंडेशन इस तरीके से होती है जिसमें आपका वर्टिकल लोड, ये जो वर्टिकल लोड इस पे लग रहा है, दैट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द सबग्रेड फाउंडेशन। ठीक है, तो ब्लॉक जो फाउंडेशन है वो इस तरीके से बनती है। बॉक्स टाइप, द फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, इसमें हॉलो कंक्रीट ब्लॉक बनता है। The mass of the foundation is less than in that block type and natural frequency is increase। आप देखिए, this is block type that can carry vertical load, this is box type, hollow स्ट्रक्चर बनता है ये आपका। ठीक है, आप ये वर्टिकल और आपका लेटरल दोनों टाइप के लोड को कैरी कर सकता है, बॉक्स टाइप। थर्ड है वॉल टाइप, द वॉल टाइप फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ वॉल्स एट द टॉप एंड टॉप स्लैब। इसमें आप सारा देखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो वॉल टाइप होता है। ये वॉल्स हैं, ये बेस स्लैब है और ये टॉप स्लैब है, यहाँ से आपका लोड लगेगा। तो आप इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म करते हैं वॉल टाइप। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए, वॉल टाइप ऑफ फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ वॉल्स हैविंग द टॉप स्लैब, द मशीन रेस्ट ऑन द टॉप स्लैब। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रेम टाइप, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम हैविंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रेम एट देयर टॉप। इसमें आप देखिए वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड अ फ्रेम एट द टॉप, ये कॉलम्स हैं और एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। तो these different type of structure have their different importance and significance। as their significance we will use different type of foundation and different cases। ठीक है, मशीन जो होता है वो फ्रेम पे सपोर्टेड होता है इसमें। तो आप इन सारे फिगर्स को बना लीजिए। दिस कम्स अंडर द टाइप्स, पेडेस्ट्रियल, ब्लॉक जिसे बोलते हैं, बॉक्स, वॉल एंड फ्रेम। इसके बाद हम आते हैं सीधे बेसिक डेफिनेशंस पे कि मशीन फाउंडेशन हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले में कुछ बेसिक डेफिनेशन समझनी है। ऑसिलेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। ऑसिलेशन क्या होता है बताइए। रिपीटेटेड मोशन। ठीक है, रिपीटेटेड मोशन या वेदर दैट इज ट्रांसलेशनल और रोटेशनल टाइप, आप ये समझ लीजिए कोई भी रिपीटेटेड मोशन है, वेदर दैट इज ट्रांसलेशनल और रोटेशन, दैट इज कम्स अंडर ऑसिलेशन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इट इज अ टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो आपका ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल किसी भी टाइप का हो सकता है। दूसरा आता है पीरियोडिक मोशन। ओके, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, जो रिपीट होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पीरियडिकली। जैसे आपने इम्पैक्ट लोड को अप्लाई किया 25 टाइम्स आपने लोड दिया, उसके बाद भी वो सर्टेन टाइम के बाद उस पर्टिकुलर इंटरवल में रिपीट हुआ, तो दैट इज पीरियोडिक मोशन जनरेट होगी वहां पे। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जनरेशन हो रहा है जिसका। इसके बाद आता है पीरियड टी, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा।
पीरियड टी, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड इन विच द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, मोशन कंप्लीटली मोशन रिपीट हो रही है, दैट इज पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड का मतलब हो गया कि ये सेम मोशन के लिए जो आपका टाइम लगा है, ठीक है। साइकिल, द मोशन कंप्लीटेड इन द पीरियड, उस पर्टिकुलर मोशन में जो पीरियड में जो मोशन कंप्लीट हुई है वो आपकी साइकिल में आती है। फ्रीक्वेंसी एफ, द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन इन यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, जिसे हम हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। T इज इक्वल्स टू 1/f एज वी नो, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है फ्री वाइब्रेशन क्या होता है और फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है। फ्री वाइब्रेशन देखिए आप, फ्री वाइब्रेशन अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस inherent in the system itself without any external force। फ्री वाइब्रेशन हमेशा उन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से होता है जो सिस्टम में ही आपके इनबिल्ट है, ठीक है। फ्रीली मूव कर रहा है, एयर की वजह से हो रहा है या सेल वेट की वजह से हो रहा है, लेकिन आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, ठीक है। एंड forced vibration occurs under the influence of continuously external force। फोर्स में मतलब यह है कि आपको मोशन स्टार्ट करने के लिए तो फोर्स की जरूरत है ही, साथ में उस फोर्स को कंटिन्यूअसली आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई दैट सिस्टम हैविंग मोशन। तो ये फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। Natural frequency, the system under the free vibration vibrates at the frequency known as natural frequency। समझ में आया। सिस्टम अंडर फ्री वाइब्रेशन, जब कोई सिस्टम फ्री वाइब्रेशन के अंदर वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद हम आते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है आप इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए। when the frequency of existing force, जो भी force motion के लिए responsible है, when the frequency of existing force is equals to the natural frequency of the system, the amplitude of motion becomes extensively large and the condition is known resonance। जो आपका existing force है उसकी जो frequency है वो आपकी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है मोशन का, द रेजिस्टेंस ऑफ मोशन इज डेवलप्ड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर रीजंस, दैट इज डैम्पिंग। डैम्प्ड सिस्टम मतलब आपकी मोशन के लिए कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और उसको प्रिवेंट कर रहा है, द रेसिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये एक फॉर्मूला देख सकते हैं, विस्कस डैम्पिंग इज अ टाइप ऑफ डैम्पिंग इन विच डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, इट इज एक्सप्रेस्ड फोर्स इज इक्वल्स टू c dz by dt, dz by dt वेलोसिटी और c आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका डैम्पिंग का मतलब हो गया रेजिस्टेंस ऑफ मोशन विच डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन। इसके बाद आया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्स टू डिस्क्राइब द मोशन। आपकी किसी सिस्टम में कोई मोशन हो रही है और कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, velocity, acceleration, time, displacement, these all individual counts under degree of freedom, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, यहाँ पे आप देखें दो आपके ऑब्जेक्ट हैं Z1 एंड Z2, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हियर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं, दैट कम्स अंडर डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्स टू डिस्क्राइब द मोशन। ठीक है। इसके बाद आइए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ब्लॉक फॉर्मेशन।
a rigid block foundation, जो block foundation होती है, has 6 degree of freedom. ठीक है? Any displacement can be resolved into 6 independent coordinates. आप translational along x direction, translation along y direction and z direction, rotation x along, rotation about y, rotation about z. तो इस तरीके से हम एक ब्लॉक फाउंडेशन, एक सिस्टम के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स को की हेल्प से उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6. आपने एक फाउंडेशन की जो सिस्टम की जो मोशन है उसे 3 एक्सिस के अलोंग आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. एक एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी, रोटेशनल मोशन भी होगी. दूसरी एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी, रोटेशनल मोशन भी होगी. थर्ड के अबाउट भी सिमिलरली आपका सेम होगा. तो इस तरीके से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ब्लॉक फाउंडेशन के केस में देखेंगे तो 6 होगी. मतलब आपको 6 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है. इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जनरल क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ मशीन फाउंडेशन. ये आप नोट कर लीजिए. अ गुड मशीन फाउंडेशन के लिए हमें जिन जिन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करना होता है, ध्यान रखना होता है, वो पॉइंट्स फॉलोइंग है. इसमें आपने मोस्टली थ्योरी आती है, इसलिए मैं थ्योरी ले रही हूँ पहले. ठीक है. आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फेलियर है वो हमारा हर चीज को, किसी भी चीज को आप कंस्ट्रक्ट करते हो उसका मेन पर्पस क्या होता है? फेलियर को प्रिवेंट करना. ठीक है. शियर फेलियर ना हो, इम्पोज्ड लोड प्रॉपर्ली लोड को कैरी करते हुए फाउंडेशन आपको उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर दे. सो यू शुड कैरी दिस पॉइंट इन योर माइंड. The soil pressure should normally not exceed 80% of allowable pressure for static loading. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. soil pressure जो है should normally not exceed 80% of allowable pressure for static. Static pressure जितना आपको जरूरत है उसे 80% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. ठीक है. दूसरा पॉइंट, देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए अच्छी मशीन फाउंडेशन के लिए. रेजोनेंस का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करना चाहिए. जैसे रेजोनेंस हो जाएगा तो आप फाउंडेशन कितनी भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे वहां पे उसका फेलियर या शियर फेलियर डेवलप हो जाता है. So this point also you should remember. So इसके बाद आता है the combined center of gravity of the machine and the foundation should be on the vertical line passing through the center of gravity and the base. आप जिस तरीके से फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एंड द फाउंडेशन शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन. मतलब फाउंडेशन आप उसके नीचे जो जो फाउंडेशन है, आपने जो मशीन की फाउंडेशन बनाई है, फिर जो सरफेस के नीचे फाउंडेशन है वो एक वर्टिकल लाइन में दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए. इस तरीके से आपको डिजाइन करना होगा जिससे कि लोड उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो. ठीक है. इसके अलावा the depth of the groundwater table should be at least 1/4 of the width of the foundation below the base plane. इसके अलावा जब आप फाउंडेशन बनाते हैं, मशीन फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसमें आप वाटर टेबल का भी रोल देखते हैं. वाटर टेबल जो अंडरग्राउंड पानी है वो कैसा है, उसका लेवल क्या है. The depth of groundwater table should be at least 1/4 of the width of the foundation below the base plane. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. So these are some important points we do remember while the design of machine foundation, which is very important. So degree of freedom हमें समझ में आ गई कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. ठीक है. So guys, this is all about the very introduction part of machine foundation. I will take more lecture. I think I should take 4 or 5 lecture on this particular topic because it's required lots of derivation and numerical portion also. So I will finish my lecture right now about this topic. So thank you. If you have any problem and doubt, you can send me the message.